नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता उप्रेती। आप देख रहे हैं माइक ऑन है। बड़ी खबरों पर आपके लिए माइक ऑन कर रही हूं और वो खबरें कौन सी हैं एक एक करके आपको बताती हूं। सबसे पहले आपको दिखा रही हूं कि बजट नीति पर कैसे भारी है राजनीति। प्रधानमंत्री ने बजट का एक मंत्र दिया, लेकिन उस पर विपक्ष हमलावर हो गया है। अब आज आपको दिखाऊंगी कि विपक्ष के बयान क्या है और जनता की मांग क्या है। इसी के साथ आपको दिखाऊंगी लाओ 600 नंबर और बन जाओ डॉक्टर। नीट की परीक्षा रद्द होने के बाद देश भर में छात्रों में तो गुस्सा है, लेकिन सरकार क्या कह रही है? आखिर कब तक इस तरह के परीक्षाएं रद्द होती रहेंगी और छात्रों का भविष्य इसी तरह से कॉम्प्रोमाइज होता रहेगा? आज इस पर बात करेंगे। इसी के साथ आज सवाल यह भी कि सत्ता तो मिल गई है, लेकिन सीएम अभी तक नहीं मिला है। कई राज्यों में सरकारें बन गई हैं, सरकारें बनने के बाद काम भी शुरू हो गया है, लेकिन कांग्रेस के केरल में सीएम ढूंढना इतना मुश्किल हो गया है। आखिर क्यों? इस पर बात होगी। और इसी के साथ आज आपको दिखाऊंगी विजय का ज्योतिष कनेक्शन क्या है। स्टार विजय, मुख्यमंत्री विजय कैसे अपने ज्योतिष को भी अब सरकार में अपने साथ ले आए हैं और कौन से बड़े फैसले ले रहे हैं, ये आज आपको दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। बात होगी उनके 24 घंटे के अंदर एक अपील की जो उन्होंने बार बार देश की जनता से की है। पहले 10 मई और फिर 11 मई, दोनों ही दिन प्रधानमंत्री की एक ही अपील आई। अपील ये आई कि सोना हो सके तो ना खरीदें, तेल की बचत करें। ये जो सारी अपील आप देख रहे हैं, ये 24 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री ने 2 बार की। और आखिर क्यों की? प्रधानमंत्री की इस अपील का असर कितना पड़ रहा है, यह भी आज आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले वही तस्वीर दिखा रही, प्रधानमंत्री ने जो अपील की है उसका असर क्या हुआ है, जरा ये देख लीजिए। सबसे पहले आज आपको पहली तस्वीर दिखाती हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ईंधन बचाइए, तेल बचाइए, लेकिन ये देख लीजिए, सौभाग्य सिंह 700 गाड़ियों का काफिला लेकर निकले। अब ये कौन है? सौभाग्य सिंह, ये बीजेपी के नेता हैं और मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष बने, और उसके बाद इतनी सारी गाड़ियों का काफिला लेकर निकल गए। अपने अध्यक्ष बनने की खुशी इनको इतनी थी कि दूर तक आप सिर्फ गाड़ियों का काफिला ही देखेंगे। अब ये क्या हो रहा है? बजट का मंत्र पीएम ने दिया है, लेकिन इसके बावजूद देखिए इस तरह की गाड़ियों का रेला नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक क्रम के देखिए किस तरह अध्यक्ष बनने पर, पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष बनने पर बीजेपी के नेता को इतनी खुशी हुई। अब क्या ये प्रधानमंत्री को नहीं सुन रहे हैं? 700 गाड़ियों का काफिला निकाल दिया है। अब जहां एक तस्वीर ये आई है, तो दूसरी तस्वीर बीजेपी के ही घटक दल के नेता रामदास अठावले की आई। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, रामदास अठावले मेट्रो में सफर करने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने अपील की है कारपूल कीजिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कैसे सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, तो रामदास अठावले पहुंच गए मेट्रो में सफर करने के लिए। उनको फुल करके तस्वीर दिखाई। रामदास में सफर किया, उनके साथ उनके कुछ सहकर्मी भी थे, बाकायदा टिकट दिखाया और मेट्रो की सवारी करने के लिए पहुंचे। अब एक और तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जज द्वारकाधीश बंसल प्रधानमंत्री की अपील के बाद साइकिल से अदालत पहुंच गए। वो साइकिल चलाते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि भाई मैं ये संदेश इसलिए दे रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री की अपील पर अगर मैं शुरुआत करूंगा तो हो सकता है मेरे साथ देखकर बहुत से लोग कुछ इसी तरह से ईंधन बचाएं। तो ये तस्वीरें आज दिखाना जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री की एक अपील पर कैसे
एक तरफ अपील के बावजूद कुछ नेता काफिला लेकर चलने से बाज नहीं आ रहे हैं, तो दूसरे नेता साइकिल पर भी सवारी कर रहे हैं। चलो प्रधानमंत्री ने जो अपील की है उसे जरा आपको समझाना चाहती हूं, क्योंकि पहली अपील जो उन्होंने की कि पेट्रोल डीजल बचाया जाए। भारत 80% आयात करता है अपना ईंधन, तो इसीलिए आयात का खर्चा बचाने के लिए यह अपील जरूरी थी। 17 लाख करोड़ पहुंच सकता है अगर इस पे बचत नहीं की गई। दूसरी अपील, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग किया जाए। मेट्रो और बस के इस्तेमाल से ईंधन की खपत कम होगी, इसका सीधा सीधा मायने यह है। तीसरी अपील क्या थी? कार पूलिंग ये की जाए। सीधा मायना यह कि पेट्रोल डीजल की बचत हो, इससे व्यापार घाटा कम होगा। चौथी अपील यह कि ऑनलाइन क्लास, यानी कि आप वर्क फ्रॉम होम करें, ऑनलाइन क्लासेस करें। इससे मतलब यह है कि समय, यात्रा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला खर्चा आपका बचेगा। अपील की गई वोकल फॉर लोकल की, सीधे मायने यह कि विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम होनी चाहिए। अपील यह कि सोना नहीं खरीदना है, और इसका मायना कल भी मैंने आपको समझाया कि विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने की एक कोशिश है। तो सीधे सीधे ये भी आपने देख लिया। अब आपको जरा दिखा देती हूं कि कैसे अब प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद बहुत से लोग कैमरे पर दिखाना चाह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री की अपील को मान रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ कैमरे के लिए नहीं होना चाहिए। अब देखिए उत्तराखंड के एक मंत्री क्या कर रहे हैं। अपील है। प्रधानमंत्री ने ईंधन बचाने की अपील की तो यहाँ उत्तराखंड के मंत्री गणेश जोशी स्कूटर पर सवार हो गए। स्कूटर पर अपने दफ्तर पहुंचकर संदेश देने की कोशिश की, लेकिन आसपास चलता हुआ गाड़ियों का काफिला कई सवाल खड़े कर रहा है। एक गाड़ी मंत्री जी की तस्वीरें खींच रही, दूसरी गाड़ी मंत्री जी के काफिले के पीछे दिख रही, और एक गाड़ी मंत्री जी को सुरक्षा देते हुए कवर कर रही। मंत्री जी, अगर ईंधन बचाना है तो अकेले निकलिए, गाड़ियों के काफिले के साथ नहीं। सवाल यह भी है कि मंत्री जी जो कर रहे हैं वो सिर्फ एक दिन करेंगे या रोज करेंगे, और अगर कैमरों के लिए करेंगे तो फिर ये कोशिश थोड़ी बेमानी रह जाएगी। और आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर यूपी में एक्शन हुआ है। यूपी में ऑनलाइन क्लासेस की तैयारी तेज हो गई है, जल्द शुरू हो सकती है ऑनलाइन क्लासेस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में अहम चर्चा की है। वर्क फ्रॉम होम लागू करने पर भी मंथन किया जा रहा है। पीएम की अपील के बाद सीएम योगी की ये तैयारी चल रही है। अब सीएम योगी की बैठक में ये अहम चर्चा चल रही है कि कैसे बड़ी खबर आपको बता रही है, उत्तर प्रदेश में अब जल्दी वर्क फ्रॉम होम की तैयारी हो रही है, साथ ही ऑनलाइन क्लासेस की भी तैयारी हो रही है। अब मैं आपको जरा ये भी बता देती हूं कि कैसे दुनिया के कितने ऐसे देश हैं जहां पर पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं, तो वो भी जरा देख लीजिए। पेट्रोल डीजल के दाम कहां कहां नहीं बढ़े। मलेशिया में 56% बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल डीजल के दामों में, पाकिस्तान में 55%, यूएई में 52% बढ़ोतरी, अमेरिका में यूएसए में 45% बढ़ोतरी हुई है, कनाडा में 32% हुई, चीन में तेल के दाम 22% बढ़े हैं, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में 19% और जर्मनी में 14% बढ़ोतरी हुई है। तो ये सारे दुनिया के अलग अलग देशों में कैसे दाम बढ़े हैं, लेकिन इन सब के बावजूद अभी तक भारत में तेल के दाम नहीं बढ़े। अब अगर तेल के दाम नहीं बढ़े हैं तो इसका मायने क्या है, जरा आपको यह भी समझाती हूं, क्योंकि भारत में अगर तेल के दाम पिछले 4 सालों से नहीं बढ़े हैं तो उससे नुकसान तो किसी को हो रहा होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़ रहे हैं। अब आपको बताती हूं कैसे ये सरकार झेल रही। संकट के बाद भी भारत में तेल की कीमतें नहीं बढ़ी, तेल की सप्लाई पर भी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई, तेल कंपनियों को रोजाना 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है। संकट पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान आया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां महंगा क्रूड खरीद रही हैं।
राहत देने के लिए कम कीमत पर फ्यूल बेच रही हैं। पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाने से सरकार को भी नुकसान हो रहा है। एक महीने में लगभग 14,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस सरकार को हो रहा है। और आज बकायदा हरिदीप पुरी ने इसको लेकर बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि इसे लेकर 14,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हो रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ आपको यह बताऊं कि प्रधानमंत्री के संदेश के बाद आम लोग क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। सहमत हूँ, जितना कम यूज़ करेंगे उतना कम खर्च होगा, उतना फ्यूल बचेगा। लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। जो बता रहे हैं वो तो सही है, बाकी रेगुलर नेसेसिटी है तो नेसेसिटी को बंदा क्या करेगा, जो रेगुलर अपने को रिक्वायरमेंट रहेगा उसको तो फुलफिल करना ही पड़ेगा। तो जो वो बोल रहे हैं लेकिन वो फुलफिलमेंट होगा नहीं उस चीज़ से। मोदी जी से ये भी आग्रह करना चाहते हैं कि जितने मंत्री विधायक लोग हैं जो काफिले में निकलते हैं, ऐसे लोगों को भी मना करना पड़ेगा, ऐसे लोगों को भी समझाना पड़ेगा। बात से सहमत हो के पेट्रोल और तेल का बचाव करना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर ही साधन इस गाड़ी का यूज़ करना चाहिए। जहाँ तक कि मुझे ऐसा लगेगा कि यार जहाँ तक मैं पैदल जा सकता हूँ तो वहाँ पैदल जाऊँगा, और जहाँ गाड़ी का यूज़ में होगा वहाँ गाड़ी लेके जाऊँगा। जो गाड़ी लेकर जाते हैं मार्केटिंग करने, वो भी अपना गाड़ी लेकर नहीं जाए और पैदल जाएंगे तो शरीर स्वस्थ भी रहे। मैं सहमत हूँ कि तेल की दाम बढ़े, इससे अच्छी है कि हम लोग अपना उसका खर्च जो है कम कर दें। ये देश के लिए बहुत अच्छा है। तो गाड़ी छोड़ करके और साइकिल से चलेंगे और इसी से पूजा पाठ अपना कराएंगे। प्राइम मिनिस्टर ने जो आह्वान किया है वो एक तरीके से सही है, क्योंकि जैसा कंडीशन चल रहा है ईरान और अमेरिका की वॉर का, उस हिसाब से हम लोग को जितना हो सके उतना कोशिश करना चाहिए कि जो हम लोग बचा सके उसको वेस्ट करने के अलावा। मुझे देश हित में है कि आज की परिस्थिति में हम तेल ऊर्जा की खपत कम से कम करें। इलेक्ट्रॉनिक वाहन का भी यूज़ करेंगे तो उससे हम लोग को भी सुविधा रहेगी और देश में पॉल्यूशन का थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा उस पर। देखिए, तो आम जनता इस बात को समझ रही है कि पेट्रोल और ईंधन की खपत अगर कम होगी तो कैसे फायदा उन्हीं का रहेगा। लेकिन आपको यह बताऊं कि प्रधानमंत्री ने एक और अपील की। उन्होंने कहा कि सोना मत खरीदिए, जितना हो सकता है एक साल में अभी सोना मत खरीदिए। अब इसका असर क्या हुआ है? सोना नहीं तो चांदी ही सही। पीएम की अपील पर बाजार पर मिला जुला असर हो रहा है। बाजार खुलते ही सोने की मांग में सुस्ती नजर आई, लेकिन दूसरी तरफ चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी आ गई। चांदी की कीमतें सुबह 2200 रुपए तक बढ़कर खुला बाजार, और आम ग्राहकों का रुख बदला हुआ दिखा। भारतीय बाजार वैकल्पिक निवेश की तलाश में है। तो अगर प्रधानमंत्री ने कह दिया कि सोने में निवेश मत करिए, तो चांदी क्या बेहतर और ज्यादा सस्ता विकल्प नजर आ रहा है? छोटे निवेशक अब चांदी में दिलचस्पी दिखाने लगे हैं, और खरीदारी के लिए भी क्या अब चांदी की तरफ आम लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि चांदी अब ऐसा लग रहा है बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था सामने ला रहा है। अब आपको यह भी बताओ कि इस सब के बीच जब प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं तो विपक्ष के एक सांसद ने प्रधानमंत्री के लिए कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री की अपील पर विपक्ष कैसे इस तरह की अमर्यादित भाषा पर उतर आया, जरा वो भी सुनिए। और उसके बाद किस तरह बीजेपी ने पलटवार किया, वो भी सुनिए। साल भर तक हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। इतना ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है और न आगे आने वाली सरकारों में ऐसा मिलेगा। ये समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी हैं, जो 11 मई को महोबा कलेक्ट्रेट में समर्थकों के साथ ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। लेकिन जन समस्याओं की आवाज उठाते उठाते सांसद साहब जुबान की सीमा लांघ गए। पीएम मोदी की अपील पर विवादित बयान दे डाला। मोदी जी जो कुछ बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। पेट्रोल की खपत कम करें, सोना ना खरीदें और विदेश की यात्रा करोड़ों में खर्च करें। कितना न्याय है, कितना लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। इतना देश विरोधी ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है और न आगे आने वाली सरकारों में ऐसा मिलेगा। सांसद की जुबान फिसली तो सवाल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से पूछा गया, तो उन्होंने इसे दिल का दुख बता दिया। सुनिए। तो हम इस पक्ष में नहीं है कि हमारा सांसद ने क्या कहा, लोधी ने क्या कहा, अजय लोधी साहब ने क्या कहा, उसके पक्ष में नहीं हूँ मैं। लेकिन अगर किसी का दुख दिल से निकल आया और उसमें जो भाषा इस्तेमाल हुई है वो ठीक भाषा इस्तेमाल हुई है,
पीएम मोदी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुआ, जिस पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय जननेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक सांसद द्वारा की गई असंसदीय टिप्पणी न केवल अशोभनीय और अक्षम्य है, बल्कि भारतीय लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर भी गंभीर आघात है। यह कृत्य राजनीतिक कुसंस्कार, वैचारिक दिवालियापन और सार्वजनिक जीवन की शालीनता के प्रति अनादर को प्रकट करता है। ये 145 करोड़ देशवासियों के जनादेश, विश्वास और भारत की लोकतांत्रिक गरिमा का अपमान भी है। देश की जनता ऐसे अमर्यादित आचरण का उत्तर समय आने पर अवश्य देगी। सीएम योगी ही नहीं, बीजेपी के दूसरे नेता भी इस बयान पर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के सांसद पर निशाना साध रहे हैं। उस भाषा का जवाब हम उस भाषा में दे सकते हैं, लेकिन हमारे संस्कार हम इसके लिए अनुमति नहीं देते। हम तो विरोधी को भी आदर सूचक शब्दों से संबोधित करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का चरित्र कितना घटिया है आज वह देश ने देख लिया। प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक गालियां दे और उसको अखिलेश यादव उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष संज्ञान तक नहीं लिया, कोई इसको नोटिस नहीं दिया, माफी नहीं मांगी, तो मुझे लगता है उनकी सहमति है। पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले सपा सांसद के खिलाफ महोबा में गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। लेकिन सवाल है कि आखिर सियासत में गालियों का क्या काम है? और अब आपको यह भी बताती हूं कि दुनिया भर में किस तरह से कटौती हो रही है, क्योंकि एक वैश्विक संकट है। यह आपको समझना चाहिए। प्रधानमंत्री यूं ही अपील नहीं कर रहे हैं। 40 से ज्यादा देशों ने ट्रांसपोर्ट पर एक्शन लिया। विकसित देशों ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की, ईवीएम को प्रोत्साहन और ऑल्टरनेट डे ड्राइविंग को लागू किया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने की बात की गई है और कारपूलिंग पर जोर दिया गया है। 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने एलपीजी खपत कम करने पर जोर दिया है। सिलेंडर आधा भरना और राशनिंग शुरू हो चुकी है। 13 देशों में वर्क फ्रॉम होम, रिमोट वर्किंग पर जोर दिया गया है। तेल को बचाने के लिए 35 देश ऐसे हैं जिन्होंने अभियान चलाए। ईंधन की खपत को कम करने की लोगों से अपील की गई। सरकारी यात्राओं में कई देशों ने कटौती भी की है। अब जॉर्डन में सिर्फ इमरजेंसी दौरों को ही अनुमति दी गई। उधर इजिप्ट में विदेशी यात्राओं पर सख्त सीमाएं लागू कर दी गई हैं। इंडोनेशिया में कार्यकारी विदेशी यात्राओं पर रोक लगा दी गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के आदेश दिए गए। मलेशिया में भी मंत्री और अधिकारियों की यात्राओं पर रोक लगाई गई है। तो ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में एक वैश्विक परिस्थिति ऐसी है जिसके चलते देश में अलग अलग नियमों का पालन करने के लिए मजबूर हैं। अब आती हूं आज की अगली खबर पर, जिसमें आज पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। नीट के पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द हो गई और इसी को लेकर पूरे देश में हड़कंप है। नीट का पेपर लीक हुआ, पेपर रद्द हुआ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 2026 परीक्षा रद्द की। 22,79,000 छात्रों ने 3 मई को यह परीक्षा दी थी। 6 से 8 दिन में नई तारीख का अब ऐलान होगा कि अगली परीक्षा कब होगी। छात्रों को फिर से अप्लाई नहीं करना होगा। कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। पहले से जमा फीस छात्रों को वापस की जाएगी। नए एडमिट कार्ड्स जारी करने का शेड्यूल जारी होगा। अब इसको लेकर एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह ने पूरे मामले के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुनिए क्या कहा। ने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको पकड़ेंगे, उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी। तीसरा, हमने एनटीए के ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए यह भी निर्णय लिया कि हम जो अगली परीक्षा दोबारा कराएंगे उसके लिए कोई एडिशनल फीस नहीं चार्ज करेंगे। अब आपने देखा कि एक बड़ी परीक्षा देश में रद्द की गई क्योंकि पेपर लीक हुआ है और इसके चलते किस तरह से गुस्सा फूट रहा है
प्रदर्शन हो रहा है, जरा ये देखिए। एनएसयूआई ने पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली में कैसे प्रदर्शन किया है। सड़कों पर उतरे हैं एनएसयूआई के कार्यकर्ता और उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, पेपर लीक के खिलाफ। अब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन केरल में भी हुआ है। केरल में देखिए किस तरह से तिरुवनंतपुरम में एसएफआई ने विरोध किया। एसएफआई के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, पुलिस से झड़प भी हुई और यहां पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगाकर एसएफआई के कार्यकर्ता पुलिस से उलझ गए। अब आपको ये भी सुनवाती हूं कि छात्र क्या कह रहे हैं, क्योंकि छात्रों में एक गुस्सा है। छात्रों ने कैसे इस नीट के पेपर लीक और उसके बाद इसके रद्द होने पर अपनी मायूसी जताई है, दुख और गुस्सा भी जताया है। बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एकाएक पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है और बहुत सारे कोचिंग माफिया जो बड़े बड़े कोटा और सिकर है वो लोग पेपर आउट करके अपने बच्चे को दे देते हैं और हम लोग ऐसे ही जो मेहनत कर रहे हैं वो सब बस ऐसे ही रह जाते हैं। मेरा पहला अटेम्प्ट था, नंबर भी काफ़ी अच्छे आए थे, लेकिन वापस एग्जाम देना पड़ेगा। ये हमारा थर्ड अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट और किसी का तो लास्ट अटेम्प्ट भी हो सकता है। बार बार ये नीट का पेपर लीक होते जा रहा है। मैं तैयारी करता जा रहा हूँ, 4 साल हो गए मेरे को तैयारी करते हुए। हमारी मेहनत से पानी फिर रहा है। ऐसा अगर एनटीए बार बार ऐसा करेगी तो हमारा साल बार बार खराब होगा। कई सालों से पेपर लीक हो रहा है और इसमें पूरी गलती एनटीए की, क्योंकि पेपर कोई 1-2 घंटे पहले लीक नहीं हो रहा, 5-5 दिन पहले पेपर टेलीग्राम पर आ रहे हैं, तो गलती तो इसमें एनटीए की है। खुद को कैसे मनाए कि हम सही चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं, 2 साल से सही चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं सर। अगर ऐसे दिक्कत है तो एग्ज़ाम मेथड चेंज कर देना चाहिए, सीबीटी कर देना चाहिए। पेपर लीक होता है क्योंकि ऑफलाइन पेपर बनता है, अगर सीबीटी हुआ तो शायद चांसेस कम हो जाए। मेरे को पता है कि रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, लेकिन कह दे कि तुम्हें वापस हिट करना है तो डर तो लगता ही है सर, प्रेशर तो आता ही है। अब आपको ये बताऊं कि नीट की को लेकर जो पूरा एक जाल है कैसे कई राज्यों तक फैला है। नीट की पहली डिजिटल कॉपी नासिक के एक गुप्त ठिकाने से बनाई गई थी, जिसे बाद में इसे बाकी राज्यों के सॉल्वर गिरोहों तक भेजा गया। नासिक के इस ऑपरेशन में निजी कुरियर सेवा के कर्मचारी की संदिग्ध भूमिका पाई गई, जिसने कथित तौर पर सुरक्षित ट्रंक को गंतव्य तक पहुंचाने से पहले ही 30 मिनट के लिए एक्सेस करने की अनुमति दी थी। जांच में सामने आया कि नीट के सैंपल पेपर में जो 400 सवाल थे उनमें से 125 सवाल परीक्षा में पूछे गए। ऐसे में सवाल है कि सैंपल पेपर कितने शहरों तक पहुंचा। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले की जांच में अब नेटवर्क कई राज्यों तक फैला नजर आ रहा है। राजस्थान, एसओजी और केंद्रीय एजेंसियों की जांच में नासिक, गुरुग्राम, सीकर, जम्मू कश्मीर और केरल तक कनेक्शन सामने आए हैं। तो आप सोचिए कि इन सब राज्यों तक पहुंचा था ये पूरा तार, जिससे ये पेपर लीक हुआ और ये पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द हुई। अब आपको ये भी बताऊंगी कि पेपर लीक पर अभी तक एक्शन क्या हुआ है, क्योंकि सरकार पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और सरकार को इस पर बड़ा एक्शन लेने के लिए मजबूर भी होना पड़ा है। नासिक और सीकर से 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। नासिक से शुभम खैरनार की पहली गिरफ्तारी हुई। बैम्स का छात्र है आरोपी शुभम खैरनार। मनीष यादव और राकेश समेत 17 संदिग्धों से पूछताछ हुई है। मनीष और राजेश पेपर लीक के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं और सीबीआई ने पेपर लीक केस में पहली एफआईआर दर्ज कर ली। अब आपको यह भी बताऊं कि जो खुलासा हुआ है, नीट का गैस पेपर था वो टेलीग्राम से लीक हुआ है। प्राइवेट माफिया नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ये पेपर लीक हुआ। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप से ही इस पेपर को लीक किया गया। और कैसे जब ये गैस पेपर लोगों तक पहुंचा तब इसकी पोल खुली। आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूं। नीट में गैस पेपर घोटाला, टेलीग्राम से भेजे गए सवाल।
720 नंबर में से 600 नंबर का दावा। एसओजी जांच में बड़े खुलासे। पेपर लीक कैसे हुआ, कैसे ये छात्रों के मोबाइल तक पहुंचा, कैसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, इसे लेकर खुलासा हो चुका है। जांच एजेंसियों को शक है कि ये सिर्फ गैस पेपर नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से किया गया पेपर लीक हो सकता है। राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी की जांच में जो बातें सामने आई उसने गंभीर सवाल खड़े किए। सबसे पहले इन सबूतों को देखिए जो पूरे पेपर लीक नेक्सस को एक्सपोज करते हैं। ये एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है प्राइवेट माफिया। शुरुआत में ऊपर लिखा गया ये ग्रुप अपलोड लीक एग्जाम के लिए बना है, इससे बाहर कहीं ग्रुप में फॉरवर्ड ना करें। उसके बाद उंगली नीट लीक क्वेश्चन पेपर पर जाकर रुकती है, यानी ये वो पेपर है जो लीक किया गया। नीट एग्जाम से ठीक एक दिन पहले 2 मई को रात 10:50 पर ग्रुप में एक मैसेज आता है, सॉल्व दिस पेपर विच आई पोस्टेड, इट्स हैव चांस 99.9% टू कम। 3 मई एग्जाम, यानी जो मैंने ग्रुप में पेपर डाला है 3 मई को यही पेपर 99.99% आएगा। उसके बाद पूछा गया सर व्हाट इज द पासवर्ड, तो पासवर्ड बताया गया लीक माफिया @9466। ये पासवर्ड डालते ही क्वेश्चन पेपर खुल जाता है। देखिए ये वही क्वेश्चन पेपर बताया जा रहा है जो 3 मई को आया था। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों विषयों के सवाल हैं। दावा है कि ज्यादातर सवाल वही थे जो लीक माफिया ने अपने ग्रुप में लोगों को बताए थे। आगे ग्रुप रिसीवर शर्मा जी ने लिखा कि सर आपने जो पेपर दिया क्या वही पेपर आएगा, कृपया कर बताइए, मुझे घबराहट हो रही है। उसके बाद आई लीक माफिया की गारंटी। लीक माफिया के एडमिन ने लंबा चौड़ा मैसेज लिखा, जो पेपर डाला हूँ ग्रुप पर वही आएगा, जहाँ पर पेपर रखा जाता है वहीं से उठाया, आज सेंटर पर ये वाला पेपर ही आएगा। हो सकता है ग्रुप पर जो पेपर दिया हो उसका जो सवाल 2 नंबर पर हो सकता है तुम्हारे पेपर में वो 10 नंबर पर पूछे, बाकी सब सेम आएगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। इतना मैसेज आ गया मेरे इनबॉक्स में कि सवाल सेम रहेगा या नहीं, जो पेपर दिया हूँ वही आएगा आज के एग्जाम में, मिला लेंगे। फालतू में बार बार एक ही सवाल करते जा रहे हो। इतना डाउट था तो पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं थी। पैसा जब ट्रस्ट करके दिए हो तो ट्रस्ट रखो मेरे ऊपर, पेपर सेम ही आएगा। अब इससे साफ हो गया कि एक पेड ग्रुप है जिसमें पैसे देकर पेपर खरीदने वालों को जोड़ा गया था। इसमें साफ साफ लिखा गया कि पेपर लीक माफिया इस पूरे घिनौने काम के लिए 3 हिस्सों में पैसे लेता है, पहले 30%, फिर परीक्षा के बाद 30% और फिर रिजल्ट के बाद 40%। इसी के नीचे साफ साफ लिखा गया कि वो आर्मी रेलवे का पेपर नहीं देता है, सिर्फ नीट, जेई और सीबीएसई का पेपर ही प्रोवाइड कराता है। इसी दौरान लीक माफिया अपना विज्ञापन भी ग्रुप में डालता है कि वो किस किस तरह का काम करता है, कैसे असल में पढ़ने लिखने वालों के भविष्य से खिलवाड़ कर पैसों के लिए उन छात्रों को पेपर मुहैया करा देता है जो पास होने लायक नहीं होते। अब ये सारा खुलासा हुआ है तो पेपर कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन सवाल है इसका जिम्मेदार है कौन? पेपर लीक को लेकर आपने बच्चों का गुस्सा सुना, लेकिन पेपर लीक पर पूरे देश में अब सियासत भी हो रही है और सियासी दल सरकार से सीधा सवाल पूछ रहे हैं। सुनिए जरा। जिन लोगों से एक पेपर ठीक से नहीं होते बिना लीक करवाए वो सरकार क्या चलाएंगे? लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा। ये सरकार केवल और केवल जन आंदोलन की भाषा समझती है और केजरीवाल आप लोगों के साथ है। भारतीय जनता पार्टी का पेपर लीक होने का चोली दामन का साथ है। ये सुनियोजित ढंग से भ्रष्टाचार भी है और सुनियोजित ढंग से नौकरियां न देना पड़े, इस जिम्मेदारी से मुक्त होने का। दोबारा फीस नहीं देनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। इनका जो समय चला गया, इन नौजवानों को समय कौन लौटाएगा? जब पेपर कैंसिल हुआ है तो जिन बच्चों ने ईमानदारी से ऑनेस्टली एग्जाम दिया था उनका क्या हाशर होगा? एनटीए ने बिना एफआईआर दर्ज करे हुए पेपर को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। इसका मतलब उनके पास जो खबरें गई है ना, नीट के पेपर ही गड़बड़ा गया। जैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, वैसे ही इनकी हर परीक्षा की व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। अगर बार बार मेरे नाक के नीचे बार बार लीक हो रहा है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं छोड़ के चला जाता हूँ। तो आपने देखा कि किस तरह से एक नाराजगी देश भर में है नीट के पेपर को लेकर, और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि बच्चों का भविष्य किस तरह से इससे प्रभावित होता है। बच्चे और अभिभावक दोनों सवाल पूछ रहे हैं, उनके सवालों के जवाब मिलना बहुत जरूरी है। और अब बात करते हैं सुपरस्टार मुख्यमंत्री विजय की, जिनके लिए कल एक बहुत बड़ा दिन है।
उनके लिए एक फ्लोर टेस्ट है जो उन्हें पास करना है, और फ्लोर टेस्ट से पहले ही ऐसा लग रहा है विजय को जीत मिल गई। सिर्फ 8 दिन पहले तमिलनाडु में थलपति विजय को जीत की खुशखबरी मिली है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 8 दिन बाद नई खुशखबरी मिली है। एआईएडीएमके के सीवी षणमुगम गुट ने टीवीके को समर्थन का ऐलान कर दिया। अब एआईएडीएमके 2 फाड़ हो गई है और एक गुट कह रहा है हम खुलकर विजय को समर्थन करते हैं, और यह भी कह दिया कि कल होने वाले फ्लोर टेस्ट में वो टीवीके को साथ देंगे। तो यानी अब फ्लोर टेस्ट से पहले ही विजय के पास नंबर पहुंच गए हैं एआईएडीएमके के इन विधायकों के रूप में। अब आपको जरा यह भी दिखाती हूं कि कल होना क्या है और कल कैसे विजय के पास नंबर जितने जरूरत है उससे कहीं ज्यादा मिल गए हैं। यह भी आपको बताती हूं। एक फ्लोर टेस्ट होगा तमिलनाडु की विधानसभा में, और तमिलनाडु की विधानसभा में देखिए बहुमत परीक्षण से पहले एक सियासी टेस्ट है। आपको बता दूं कि 47 विधायकों वाली एआईएडीएमके में एक बड़ी टूट हुई है। एआईएडीएमके चीफ पलनीस्वामी के बर्थडे पर यह टूट हुई है। 30 विधायकों के साथ अलग हुए सीवी षणमुगम ने टीवीके को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। राज्य के भले के लिए टीवीके को समर्थन कह रहे हैं, ये कह रहे हैं षणमुगम। डीएमके से गठजोड़ करना चाहते थे पलनीसामी, डीएमके से मिलते तो एआईएडीएमके मिट जाती। ये वो धड़ा कह रहा है जिसने अलग होकर विजय को समर्थन का ऐलान कर दिया है। अब विजय के पास पहले से 120 एमएलए का समर्थन है। एआईएडीएमके के 30 एमएलए मिलाकर 150 का समर्थन हो जाएगा। अब तमिलनाडु में सिर्फ 118 चाहिए विजय को बहुमत का आंकड़ा साबित करने के लिए, और अभी से उनके पास बहुमत से कहीं ज्यादा पहुंच गए। विजय के पास बहुमत से 32 विधायक ज्यादा है। तो विजय के लिए फ्लोर टेस्ट पास करना बेहद आसान हो गया है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाती हूं, जिसने विजय का साथ दिया, विजय ने उसका साथ दिया। विजय ने अपने ज्योतिषी रिकी राधन को कैसे अपना ओएसडी बना दिया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये विजय के ज्योतिषी रहे, और इनकी तस्वीर अब इसलिए सामने आ रही है क्योंकि विजय ने अब इनको एक बड़े पद पर नियुक्त कर दिया है। वो पद क्या है ये भी आपको बताती हूं। सीएम विजय ने अपने ज्योतिषी को एक बड़ा पद दिया है। थिरू रिकी राधन मुख्यमंत्री विजय के ज्योतिषी बन गए, ज्योतिषी हैं, और विजय ने राधन को सीएम ऑफिस में ओएसडी बना दिया है। राधन पंडित की नियुक्ति का आदेश पत्र भी जारी हो गया है। ओएसडी की नियुक्ति मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। राधन खास कामों में मुख्यमंत्री की मदद करेंगे। लंबे समय से विजय के करीबी माने जाते हैं राधन ने ही विजय की जीत की भविष्यवाणी की थी। कहा था कि 2024 में ही कह दिया था कि विजय की पार्टी जीतने वाली। अब सेलिब्रिटी ज्योतिषियों में गिने जाते हैं राधन। जयललिता के आध्यात्मिक केंद्र की ये मेंटोर रहे थे। राधन की सलाह से फैसले करती थी जयललिता। राधन की सलाह पर बदली थी उन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग भी। अब देश के कई बड़े सितारे राधन पंडित के क्लाइंट्स हैं। जीत के बाद सबसे पहले वो विजय के घर पहुंचे, और विजय ने अपने ड्राइवर के बेटे को, इससे पहले आपको याद होगा कि ड्राइवर के बेटे को भी टिकट दिया था और वो भारी अंतर से जीत कर आया था। तो वो तस्वीरें भी आपको याद दिला देती कैसे ड्राइवर के बेटे को टिकट दिया था, और जब टिकट मिला था तब ये तस्वीरें आई थी, ये वायरल हो गई थी। वो रोने लगे थे और विजय ने उन्हें गले लगा लिया था। नाम है सबरीनाथन, और बड़ी जीत के अंतर के साथ ये विधायक बने थे। अब आपको बताती हूं कि विजय ने कैसे अपनी एक और कसम पूरी की है, एक और वादा पूरा कर लिया है सत्ता में आने के बाद और मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद। विजय ने अपने सबसे बड़े वादे पर अमल शुरू किया। 717 शराब की दुकानें हैं जो बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। इनमें से 276 दुकानें धार्मिक स्थलों के पास हैं। शराब की 186 दुकानें स्कूल और कॉलेज के पास हैं। बस स्टैंड्स के पास बनी है 255 दुकानें, ये भी बंद होंगी। सभी 717 दुकानों को 2 हफ्ते में हटाने का फरमान जारी हुआ है। बंद दुकानों के पास शराब बिकेगी तो अफसर नपेंगे। इलाके के पुलिस वालों पर भी कड़ा एक्शन होगा। इन दुकानों के खिलाफ महिलाओं ने शिकायत की थी। धर्मस्थल के 500 मीटर दायरे में शराब नहीं बिकेगी। स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड के पास यही नियम लागू होगा। विजय के एक्शन से शराब सिंडिकेट में एक हड़कंप मच गया है।
राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करना चाहते हैं विजय। इंसानी जान के आगे रेवेन्यू की परवाह नहीं है, ये कहा विजय ने, और शराबबंदी से हुआ घाटा दूसरे रास्तों से हम पूरा कर लेंगे। विजय ने चुनाव में नशे पर लगाम का वादा किया था, तो वो उन्होंने पूरा किया है, इसीलिए वो शराब की दुकानें बंद कर रहे हैं। अब घरों को 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया था, वो भी पूरा किया है। अब विजय के चुनावी वादों में एक वादा सोना बांटना भी शामिल है, तो अब लोग गोल्ड वाला वादा पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं कि विजय ने बिजली फ्री का ऐलान कर दिया, शराब की दुकानें बंद करने का ऐलान कर दिया, अब सोना कब बांटेंगे उसका इंतजार किया जा रहा है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस राज्य की जहां पर सत्ता तो मिल गई है लेकिन सीएम नहीं मिल पा रहा है। यह बड़ा ही विचित्र है कि कांग्रेस पार्टी को केरल में सत्ता मिली है लेकिन वो अभी तक सीएम ढूंढ रहे हैं। उन्होंने अभी तक किसी नाम पर मुहर नहीं लगाई है, मुख्यमंत्री के नाम पर आम राय बनी नहीं पा रही। कांग्रेस के दफ्तर में मैराथन बैठकें हो रही हैं। आप देखिए, राहुल गांधी ने आज भी केरल कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की है, लेकिन फिलहाल बात बनने का इंतजार है, किसी भी नाम पर अभी तक मुहर नहीं लगी। आपको बताऊं कि केरल में मुख्यमंत्री के नाम पर कांग्रेस में एक खींचतान, जीत के 8 दिन बाद भी कांग्रेस नहीं चुन पाई है अपना सीएम। पार्टी हाईकमान ने दिल्ली में बड़ी बैठक बुला ली, केपीसीसी के पूर्व अध्यक्षों को दिल्ली तलब किया गया। अब दिल्ली तलब नेताओं में केपीसीसी के 4 पूर्व अध्यक्ष हैं, 3 सीनियर विधायकों को भी दिल्ली बुलाया गया। फैसले से पहले दिग्गजों से राय लेगा आलाकमान, नेताओं से बातचीत के बाद होगा मुख्यमंत्री का ऐलान। राहुल और खड़गे सीएम के नाम की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे उसी का इंतजार हो रहा है। अजय माकन, मुकुल वासनिक पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। पर्यवेक्षकों ने सीएम पद के दावेदारों से भी बात की है और उसी के बाद ये खींचतान सामने आ रही है। केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ के साथ भी बैठक हुई है। अब पर्यवेक्षकों की लंबी चर्चा के बाद भी बात नहीं बनी है और अब सब इंतजार कर रहे हैं कि कब नाम का ऐलान होगा। अब आपको यह भी बता देती हूं कि ये कौन कौन से नाम हैं जिन पर चर्चा हो रही है। तो केरल का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, उस नामों को जरा समझ लीजिए। वीडी सतीशन, रमेश चेन्निथला और केसी वेणुगोपाल। अब ये तीनों नाम हैं जिन पर चर्चा हो रही है। राहुल के करीबी माने जाते हैं केसी वेणुगोपाल, ज्यादातर एमएलए का समर्थन वेणुगोपाल के पास है। वेणुगोपाल पर कांग्रेस की सहयोगी आईयूएमएल राजी नहीं है। वीडी सतीशन की अब बात कर लेते हैं। वीडी सतीशन, कांग्रेस ने सतीशन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। सतीशन को सीएम ने बनाया, अगर सीएम बनाया तो मुस्लिम लीग नाराज होगी। प्रियंका के क्षेत्र वायनाड में आईयूएमएल बहुत ताकतवर है, इसीलिए ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। रमेश चेन्निथला कांग्रेस के पुराने नेता हैं और कांग्रेस के पुराने नेता उनके पक्ष में भी हैं। चेन्निथला केरल की राजनीति का एक बड़ा चेहरा है। गठबंधन सरकार चलाने का सबसे ज्यादा अनुभव उन्हें है, लेकिन अभी तक उनके नाम पर भी कोई सहमति नहीं बन पा रही। तो ये वो सारे नाम हैं जिनमें से एक केरल का मुख्यमंत्री हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जहां पर सत्ता में आई है कांग्रेस, वहां किसी नाम पर सहमति नहीं बन पा रही। अब हमें बताया जा रहा है कि आज रात होते होते हो सकता है केरल को नया मुख्यमंत्री मिल जाए। माय कोने में आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुलाकात होगी कल रात।